हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं और जिससे रिलेटेड हम पिछली 2-3 वीडियोस में जानकारी ले चुके हैं, वो टॉपिक है आकलन के प्रचलित अभ्यासों का समीक्षात्मक विश्लेषण, जिसे इंग्लिश में हमें हमारे सिलेबस में दिखाई देता है लिखा हुआ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ प्रिवलेंट प्रैक्टिसेस ऑफ असेसमेंट। इसके अंतर्गत मैंने आपको 5 मुख्य पॉइंट्स, मुख्य बिंदु करवाए थे जो कि आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये आपको ये जो 5 बिंदु हैं, ये पीछे वाली वीडियोस जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड थी उनमें भी दिखे होंगे, वो सेम ही हैं। आकलन उद्देश्यों का समीक्षात्मक विश्लेषण, आकलन विधियों का समीक्षात्मक विश्लेषण, आकलन व्यू रचना का समीक्षात्मक विश्लेषण, आकलन सहभागिता का विश्लेषणात्मक समीक्षात्मक विश्लेषण और लास्ट में है आकलन सिद्धांतों का समीक्षात्मक विश्लेषण। और इसके अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट है जो आपके सामने प्रस्तुत है, आकलन उद्देश्य, आकलन विधियां, आकलन व्यू रचना के समीक्षात्मक विश्लेषण से रिलेटेड जो इन पॉइंट्स के सब पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको ये जानकारी मैं दे चुकी हूँ। तो आज की क्लास में मैं बात करने वाली हूँ लास्ट 2 बिंदुओं के बारे में, आकलन सहभागिता और आकलन सिद्धांतों की मैं बात करूँगी। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक ये है कि आकलन आज भी किया जा रहा है तो परंपरागत विधियों के आधार पर ही किया जा रहा है, इसमें कुछ भी नवीनता नहीं है। और इसे अच्छे से करने के लिए, या हम ये कहें कि प्रभावी रूप से किसी भी बालक का आकलन करने के लिए ये जरूरी है कि उसमें इन बिंदुओं का ध्यान रखा जाए। आकलन के उद्देश्यों की ओर ध्यान दिया जाए, आकलन के लिए जो विधियां प्रयोग में ली जा रही हैं उनकी ओर ध्यान दिया जाए, आकलन की जो व्यू रचना बनती है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसके साथ ही जो आज की कक्षा में हमने 2 पॉइंट यहाँ पे पढ़ने हैं उनके बारे में बात करें कि आकलन में सहभागिता लेना भी जरूरी है और आकलन के सिद्धांतों की पालना होनी भी जरूरी है। इस तरह से आकलन सहभागिता और आकलन सिद्धांतों का भी समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं, इनके अंतर्गत जो सब पॉइंट्स आने हैं वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। अगर आपने ये टॉपिक शुरू में नहीं देखा है तो आप इससे रिलेटेड जो आपकी पीछे वाली वीडियोस हैं उनको देख लें, जिससे कि आप इस क्लास के मैटर के साथ अपने आप को जोड़ लेंगे या ये मैटर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने 4th और 5th पॉइंट करना है, जिसमें मैं सबसे पहले 4th पॉइंट के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, आकलन सहभागिता का समीक्षात्मक विश्लेषण। स्टूडेंट्स, हमने किसी बच्चे की असेसमेंट करनी है, किसी बच्चे का आकलन करना है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम खुद ही सारा का सारा काम या सारा का सारा दायित्व ले लेंगे कि ये पूरी तरह से जो भी हमने काम करना है किसी के असेसमेंट का वो पूरा मैंने ही करना है? नहीं, आपको किसी के या किसी व्यक्ति के या किसी बालक के बारे में कोई सूचना चाहिए तो उससे संबंधित लोग जो है वो उसके बारे में आपसे बेहतर जानते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? दूसरे लोग जो हैं, जो उस बालक के साथ रहते हैं, और बालक के साथ कौन रहने वाले हैं? उसके फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो कोई भी आकलन करता है तो वो क्या करे? वो सहभागिता ले, सहयोग ले आकलन में। कैसे सहयोग लेगा? सहयोग लेगा वो बच्चे के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो किससे पता करेगा? तो सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स से पता करेगा। बालक सबसे ज्यादा अपने माता पिता के संपर्क में ही रहता है ना, जन्म से ही, तो माता पिता को उसके बारे में सब कुछ पता होता है। तो जब भी आपको यहाँ पे सहभागिता लेने की बात हो तो अभिभावकों की, माता पिता की आपको सहभागिता लेनी है और उनसे सूचनाएं प्राप्त करनी है बालक के असेसमेंट के लिए या बालक के आकलन के लिए। ठीक है, अब दूसरी बात, क्या केवल माता पिता ही काफी हैं? क्या उनकी सहभागिता लेना ही काफी है? तो नहीं, माता पिता की केवल सहभागिता ही काफी नहीं होगी। इसके लिए आप क्या करें? आप बच्चे के साथी समूह से भी पूछेंगे। ठीक है, आप सबसे ज्यादा कंफर्ट अपने आप को किसके साथ फील करते हो? अपने साथियों के साथ फील करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बाकी जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो पेरेंट्स से नहीं मिली, वो आपको साथी समूह से मिल जाएगी। तो बाकी जानकारी आप कहाँ से लेंगे? साथी समूह से लेंगे।
ठीक है, तो आपने माता पिता से सहभागिता ले ली है, माता पिता की सहभागिता ले ली है, साथी समूह की ले ली है। इसके अलावा भी आपको सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए। आप बच्चे के जो क्लास टीचर हैं आप उनसे जाकर के पूछिए, जो उसको सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले उसके सब्जेक्ट टीचर्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीचर पढ़ाता है, तो उससे पूछिए। तो जो आकलन करता है ना, उसको केवल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो सारा का सारा काम खुद से ही करेगा, वो किसी से कुछ पूछेगा ही नहीं, ऐसी भावना उसके मन में नहीं आनी चाहिए, बल्कि उसे दूसरों से सहभागिता लेनी चाहिए, दूसरों का सहयोग लेना चाहिए, ताकि जो परिणाम है, हमें तो परिणाम चाहिए ना सार्थक, तो वो परिणाम सार्थक कैसे आ पाएंगे, कब आ पाएंगे, जब आप दूसरों से, जो उसको बच्चे को अच्छी तरह से जानते हैं, वो उसके बारे में बताएंगे, तो इससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो इसलिए आप क्या करें, सहभागिता लें, माता पिता से ले ली और साथी समूह से ले ली, इसके साथ ही उसको जो पढ़ाने वाले जो उसके टीचर्स हैं उनसे भी आपने बात करनी। अब इसके अलावा क्या करेंगे, इसके अलावा आप बात करेंगे उसके स्कूल से संबंधित जो भी लोग हैं, जैसे मान लीजिए कुछ प्रबंध समिति के लोग हैं, या फिर आप ये मान लीजिए कि वो किसी दल का नेता है, मान लीजिए किसी ग्रुप में है, तो जो क्लास का मॉनिटर है वो उसके बारे में बताएगा, या किसी ग्रुप का जो है ग्रुप का मेंबर है तो वो उस ग्रुप के बच्चे उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे एनसीसी वगैरह बच्चे ज्वाइन करते हैं, एनएसएस वगैरह बच्चे ज्वाइन करते हैं, तो उसमें तो बच्चे अपने साथी के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आप स्कूल के प्रिंसिपल से पूछ सकते हैं, प्रबंध समिति के जैसे मैंने आपको बता दिया सदस्यों से जानकारी ले सकते हैं, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उस बालक की असेसमेंट में आपकी मदद कर सकता है, आपको क्या करना चाहिए, उसकी मदद लेनी चाहिए। ठीक है, तो सहभागिता बहुत ही जरूरी है, सहयोग लेना बहुत ही जरूरी है। और आप अब ये तो बात होगी कि ऐसा होना चाहिए, हमारा पॉइंट क्या है, आकलन सहभागिता का समीक्षात्मक विश्लेषण करना। तो जब भी हम समीक्षात्मक विश्लेषण करेंगे आकलन के प्रिवलेंट प्रैक्टिसेस का अर्थात प्रचलित अभ्यासों का, तो हम क्या करेंगे, इसको भी देखेंगे, या आकलनकर्ता को इसको भी देखना चाहिए कि जो आकलन की प्रक्रिया है उसमें क्या सहभागिता ली जा रही है या नहीं ली जा रही। यानी ये भी एक बिंदु जो है वो विचारणीय होता है कि इस पे भी ध्यान दिया जाना जरूरी होता है कि क्या आकलन हेतु दूसरों की सहयोग सहभागिता ली जा रहा है या नहीं लिया जा रहा। ठीक है, चलो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद अब मैं बात करती हूँ आपसे 5वें बिंदु की, जो हमारा लास्ट बिंदु है, आकलन सिद्धांतों का समीक्षात्मक विश्लेषण। अब देखिए आकलन के सिद्धांत स्टूडेंट्स, वैसे तो जब हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग ये स्टार्ट किया था हमारा पेपर, तो वहाँ पे मापन मूल्यांकन और आकलन के सिद्धांतों के बारे में हम बात कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट में, लेकिन यहाँ पे आकलन के सिद्धांतों की फिर से बात हो रही है एक सब पॉइंट के रूप में। तो हमने यहाँ पे उन सारे पॉइंट्स को नहीं पढ़ना है, बल्कि हमने बात करनी है कुछ सब पॉइंट्स की, ठीक है, जो इसके अंतर्गत आ सकते हैं। सबसे पहली तो बात मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि सिद्धांत क्या होते हैं। सिद्धांत होते हैं वो ध्यान देने योग्य बातें, कि जैसे हमने आकलन के सिद्धांत पढ़ने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम आकलन करें तब हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। अब जैसे हम कह देते हैं ना, ये मेरे जीवन का सिद्धांत है, मतलब जीवन का सिद्धांत या वो जो बात आपने कही है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये मेरे जीवन का सिद्धांत है, तो इसका मतलब सच बोलना। आप हमेशा ध्यान रखते हो कि आपने कभी झूठ नहीं बोलना है, आपने हमेशा सच बोलना है, यही तो आपके जीवन का सिद्धांत है। तो यहाँ पे आकलन के भी सिद्धांत हैं। आकलन किया जाए तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में जो डिटेल में पढ़ाए हैं आकलन के सिद्धांत, आपने उन पे तो नहीं जाना है, लेकिन इसके सब पॉइंट्स के अंतर्गत हम आकलन के सिद्धांतों की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहली बात कि आकलन के सिद्धांतों की बात करें तो कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जो हमारे आकलन में होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो इसमें होनी चाहिए हमारे आकलन में, वो है हमारे आकलन के अंतर्गत आने वाली कुछ छोटी छोटी बातें जिन पर कि हमने ध्यान देना है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं।
जांचने के लिए हम उसका आकलन कर रहे हैं। हमारे जो भी उपकरण हैं, हमारी जो भी विधियां हैं, वो सारी की सारी उसके अनुकूल होनी चाहिए। अर्थात हमारा जो आकलन है वो पूरी तरह से वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ठीक है, वैधता क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, हम सब जानते हैं ना, यानी कि मान्य किसी चीज का होना, कि ये तब तक के लिए मान्य है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई आकलनकर्ता आकलन करे तो वो विशेषकर इस बात का ध्यान रखे कि वो जिस भी गुण की असेसमेंट करना चाह रहा है या आकलन करना चाह रहा है, अगर वो बच्चे की अभिवृद्धि को चेक कर रहा है तो अभिवृद्धि के अनुकूल उसने टूल का अर्थात उपकरण का प्रयोग करना है। अगर वो उसकी अभिरुचि को जांच रहा है, उसका आकलन कर रहा है, तो जो टूल होगा, उपकरण होगा, वो उसके हिसाब से चलेगा। अगर उसकी बुद्धि को चेक कर रहा है तो बुद्धि के अनुसार टेस्ट उस पर अप्लाई करेगा। तो मतलब डिपेंड करता है कि वो किस गुण को चेक कर रहा है, ठीक है, या उसका उद्देश्य क्या है बच्चे की असेसमेंट करने का। तो वो उस आधार पर ही अपने जो भी विधियां हैं, मेथड्स हैं और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अर्थात उपकरण हैं उनका चुनाव करें। ये नहीं कि चेक कुछ और कर रहा है और फिर भटक करके रास्ता रिजल्ट कुछ और ही आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आप ऐसा करते हैं, जिस चीज को चेक करने के लिए आप बच्चे की असेसमेंट कर रहे हैं, जब उससे संबंधित ही पूरी की पूरी व्यू रचना होती है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है आकलन व्यू रचना, जो लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो जब पूरी की पूरी जो भी व्यू रचना है वो उसके अनुसार ही बनाई जाती है, उसके अनुसार ही तय की जाती है, तो उसे हम कहते हैं किसी भी आकलन का वैध होना या आकलन में वैधता होना। तो आपका आकलन कैसा होना चाहिए, आकलनकर्ता का आकलन कैसा होना चाहिए, पूरी तरह से वैध होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज जिसका ध्यान रखना है, अच्छा आज हम 5वें पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ये सब पॉइंट्स किसके हैं, 5th बिंदु के हैं। ठीक है, दूसरी जो बात है वो है आकलन में विश्वसनीयता का समावेश। आकलन में विश्वसनीयता का समावेश। स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड आते हैं जब मूल्यांकन की बात की जाती है ना। मूल्यांकन की अगर मैं आपसे गुण पूछूं, आपसे विशेषताएं पूछूं, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा कि मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, और इसके अलावा इसमें जो गुण होना चाहिए, जैसे वैधता लिखा है, वैध होना चाहिए मूल्यांकन, व्यवहारिक होना चाहिए, है ना। इस तरह से आप जो है मूल्यांकन की मुझे विशेषताएं बताओगे। तो वहाँ यहाँ पे जो आकलन की बात हो रही है, तो आकलन भी कब होता है, पहले मापन होता है, फिर मूल्यांकन होता है, और उसके बाद जो राय बनाई जाती है, जो निर्धारण किया जाता है, उसे तो असेसमेंट कहते हैं। तो यानी मूल्यांकन के बाद असेसमेंट होती है। तो मूल्यांकन की जो विशेषताएं हैं वो आकलन में भी आएंगी। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता, है ना, ये सारी चीजें आएंगी इसमें, विभेदकारिता। तो इसी तरह से आज जैसे इसमें हमारा जो ये शब्द आया है विश्वसनीयता, तो अगर सिंपल शब्दों में मूल्यांकन के अंतर्गत अगर मूल्यांकन ही विश्वसनीय होने की बात करें तो क्या चीजें आती हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर वस्तुनिष्ठता दी हो तो इसका मतलब वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, अर्थात व्यक्तिगतता नहीं होनी चाहिए। अर्थात आपको अगर मैं कोई पेपर करने के लिए देती हूँ या टेस्ट करने के लिए देती हूँ, तो आपने अगर उस प्रश्न का सही उत्तर लिखा है तब आपको नंबर मिले। ऐसे नहीं है कि मैं अपनी व्यक्तिगतता के आधार पर आपके गलत लिखने पे भी आपको नंबर दे दूँ। या जैसे निबंधात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, सेकेंड यूनिट में आप पढ़ चुके हो, 2 प्रकार की परीक्षा होती है, परीक्षण होते हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप में आपको पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में। तो सब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है कि व्यक्ति की जो व्यक्तिगतता होती है, जो मेरी पर्सनल सोच है, वो उसमें आड़े आती है। मुझे अगर लगता है कि आपने इस प्रश्न का उत्तर निबंधात्मक रूप में जो लिखा है वो सही है, तो मैं आपको 10 में से अपनी इच्छा से 6 नंबर 7 नंबर दे सकती हूँ। और अगर मुझे ये लगता है कि आपने बिल्कुल गलत लिखा है तो मैं 10 में से 2 नंबर भी दे सकती हूँ, 10 में से 10 भी दे सकती हूँ अगर आपके मेरे साथ बहुत बनती हो। और इसकी बजाय अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेती हूँ तो उसका अगर क्वेश्चन का आंसर बी सही है और आप अगर ए लिखेंगे तो मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती।
मैं आपके नंबर काटूंगी, इसमें मेरी कोई व्यक्तिगतता नहीं होगी कि मेरी आपसे बनती है तो मैं क्या करूं, आपको नंबर दे दूं, नहीं दे सकती मैं। और इसी तरह से कोई भी उस कॉपी को चेक करेगा तो अगर बी आंसर सही है और आपने बी नहीं टिक किया है तो आपको कोई नंबर नहीं दे सकेगा, चाहे आपकी किसी के साथ बनती है चाहे नहीं बनती है। तो इसमें क्या होता है, पर्सन चेंज हो जाता है तब भी मार्क्स सेम ही रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं वस्तुनिष्ठता। अगर विश्वसनीयता की बात करूं तो वो क्या चीज होती है कि जब आप किसी एक समूह को अर्थात किसी एक विद्यार्थी को या पूरी कक्षा समूह को एक पेपर को जो करने के लिए देते हो, तो जब जो रिजल्ट आते हैं वो वही आते हैं जब आप दूसरी बार देते हो, तीसरी बार देते हो, चौथी बार भी देते हो, तब आपका मूल्यांकन या आपका परीक्षण जो है वो विश्वसनीय माना जाता है। ठीक है, तो अब हमें अगर इन दोनों शब्दों के अर्थ समझ में आ गए हैं तो आगे हमारी हेल्प होने वाली है। अब यहाँ पे विश्वसनीयता शब्द का प्रयोग हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मतलब यही है कि आकलन में विश्वास करने वाले जो है वो रिजल्ट्स आने चाहिए जिन पर विश्वास किया जा सके। अब विश्वास कैसे किया जा सकेगा, जब आपने पूरी प्रक्रिया को पूरे मन के साथ एकदम फेयर होकर के बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी व्यक्तिगतता के किया होगा, तभी आपके रिजल्ट सार्थक आ सकेंगे। तो यहाँ पे भी वही बात है, जब कोई भी आकलनकर्ता आकलन करे तो जिस प्रकार से उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो भी उसके मेथड्स हैं वो वैध होने चाहिए, तो साथ में विश्वसनीय भी होने चाहिए, अर्थात जो विश्वास के योग्य हों, अर्थात वो उपकरण वो विधियां वही रिजल्ट निकालें जो कि आना चाहिए, या जो कि उन जो बच्चों ने जो किया है उसको सही सही दिखाए, उसमें कोई भी संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा बिंदु है हमारा वो है आकलन में लोचशीलता का समावेश। अभी यहाँ या तो लिखा है लोचशीलता या लिखा है लोचनीयता, दोनों की बात एक ही है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, आकलन कैसा होना चाहिए, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो आकलन पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होने से मतलब क्या है कि जरूरत पड़ने पर उसमें कुछ चेंज लाया जा सके। ठीक है, कोई जब भी आपको ये लगे कि आप जिस दिशा में काम कर रहे हो वो आप जो है वो उससे सार्थक परिणाम नहीं आ पा रहे हैं, तब आप क्या करें, अपने ट्रैक को चेंज कर सकें, अपनी दिशा बदल सकें। इतना फ्लेक्सिबल होना जरूरी है आकलन की प्रक्रिया का। ठीक है, तो आकलन में लोचशीलता या लोचनीयता से मतलब हमारा ये है कि हमारी जो आकलन की प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है, वो इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि उसमें हम चाहें तो चेंज ला सकें। ठीक है, तो ये है आकलन में लोचशीलता का समावेश। आगे हमारा फोर्थ पॉइंट है आकलन में अन्य समसामयिक तथ्यों का समावेश। आकलन में अन्य समसामयिक तथ्यों का समावेश। अब समसामयिक तथ्य मतलब करंट में जो भी चीजें हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, करंट फैक्ट्स को भी जोड़ करके चलना है, यानी आपने आकलन करना है तो आकलन के लिए जो भी आप उपकरण यूज करेंगे या आप आकलन के लिए जिन भी विधियों का प्रयोग करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, समसामयिक होनी चाहिए, परंपरागत विधि नहीं होनी चाहिए जो इतने टाइम से चलती आ रही है। ठीक है, आप उसमें क्या करेंगे, बदलाव लाने का प्रयास करेंगे, अर्थात करंट टाइमिंग के अनुसार समसामयिक तथ्यों को जोड़ते हुए करंट में आपके पास जो भी विद्यालय में मानवीय या भौतिक साधन उपलब्ध हैं उनके आधार पर ही आप प्लान करेंगे किसी भी चीज का। ऐसे नहीं है कि प्लान आपने कर लिया और वो आपके पास उपकरण है ही नहीं, वहां अवेलेबल ही नहीं है, विद्यालय के अंदर, संस्था के अंदर वो चीज आपको उपलब्ध ही नहीं हो सकती, और आपने जब प्लान किया
योजना बनाई ना, तो वो बहुत बड़ी योजना बना ली, क्योंकि हमने एक पॉइंट ये भी किया था कि क्या करना चाहिए, पहले पूर्व योजना बनानी चाहिए आकलन की। तो जब योजना बनाओगे तो योजना बनाते समय भी तो ध्यान में रखोगे ना कि आपके पास आपके विद्यालय में या आपको आपकी जो क्षमता है वो कितने मानवीय या भौतिक साधनों तक है, संसाधनों तक है। तो आप अपने यहाँ पे जो उपलब्ध भौतिक या मानवीय साधन है, संसाधन है, उनको ध्यान में रख करके फिर ही योजना बनाए। यही तो चीजें हैं समसामयिकता में आएंगी जो। और दूसरी चीज कि आपने टेक्निकल होना है, टेक्नोलॉजी के अनुसार आधुनिक युग को ध्यान में रखते हुए विधियों का चयन करना है, आधुनिक विधियों का चयन करना है, आधुनिक उपकरणों का, तकनीकी का, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए तब आपने आकलन करना है, या किसी भी आकलनकर्ता ने इन सब बातों को ध्यान में रख करके आकलन करना है। ठीक है, तो समसामयिक चीजें यही होती हैं। और वैसे मैं अलग से आपको पॉइंट भी बता चुकी हूँ। आकलन व्यू रचना जो हमारी लास्ट क्लास थी, इसमें 3rd पॉइंट के हमने सब पॉइंट्स पढ़े थे, तो वहां पे हमारा एक पॉइंट आया था लास्ट वीडियो में, आकलन में तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग। ठीक है, आपको याद होगा आई थिंक, तो वो चीजें इसमें आएंगी, इंक्लूड करनी है हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई, ये 4 बिंदु जो हैं वो हैं हमारे 5th पॉइंट के, यानी ये 5th पॉइंट के ये सब पॉइंट हैं 4 आकलन सिद्धांतों का समीक्षात्मक विश्लेषण। तो इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। आकलन उद्देश्यों का समीक्षात्मक विश्लेषण, आकलन विधियों का समीक्षात्मक विश्लेषण, आकलन व्यू रचना का समीक्षात्मक विश्लेषण, आकलन सहभागिता का समीक्षात्मक विश्लेषण, आकलन सिद्धांतों का समीक्षात्मक विश्लेषण। और 5वें पॉइंट के जो सब पॉइंट्स हैं उनमें क्या करना है, आकलन में वैधता का समावेश, आकलन में विश्वसनीयता का समावेश, आकलन में लोचशीलता या लोचनीयता का समावेश, आकलन में अन्य समसामयिक तथ्यों का समावेश। ठीक है स्टूडेंट्स, आज ये जो हमारा वीडियो है हमारी, या जो हमारी क्लास है, उसमें हमने ये जो टॉपिक है जिसको हमने 3 से 4 भागों में पढ़ा है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस ऑफ असेसमेंट, आकलन के प्रचलित अभ्यासों का समीक्षात्मक विश्लेषण, जिसके अंतर्गत ये 5 पॉइंट्स पढ़ने थे और फिर इन 5 पॉइंट्स के सब पॉइंट्स भी पढ़ने थे हमने, उनको अच्छी तरह से भली भांति पढ़ लिया है ना। ये हमारी अचीवमेंट है कि हमने ये जो बड़ा सारा टॉपिक था उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारी यूनिट 5th का स्टूडेंट्स ये लास्ट टॉपिक है, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसके साथ ही असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो सिलेबस है वो समाप्त हो गया है। यूनिट 5th कंप्लीट कर ली है आपने, मेरे साथ मैंने भी कंप्लीट कर ली है और आपने भी कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेकर के आपके साथ शामिल होंगे या आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आपको इंतज़ार करना है और जो भी आपको पढ़ाया है आपको उसको रिवाइज करना है। अब टाइम है आपका सिलेबस कंप्लीट होने। अगर आपने सारी की सारी क्लासेस देखी हैं, सिलेबस को साथ साथ में किया है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर कोई आती हैं तो आप कांटेक्ट कीजिए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और इसी के साथ ही हमारी जो आज की क्लास है वो समाप्त होने जा रही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।